So, students, we are continuing with this question. That is question number 8. अब देखो, question was saying that what among the following can be inferred correctly from EIO mood. ठीक है, तो सबसे पहले तुमको EIO मूड तो मूड्स एंड फिगर्स तो पता ही होंगे, फिर भी एक बार लिख देती हूँ. ठीक है. E मीन्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? बताएगा मुझे कोई E का एग्जाम्पल? कुछ भी, एनीथिंग. ई स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल, नो. बहुत इजी लेते हैं, नो मैन आर गुड. ठीक है, अभी देखते रहना, दो लॉजिक से कर देंगे. ठीक है. आई में क्या हो जाएगा? सम मैन आर. एंड ओ में आ जाता है आपका सम मेन आर नॉट. अब आगे जो थोड़ा कंफ्यूजन तुम लोगों को हो जाता है वो होता है कि मैम फोर्थ फिगर से क्या बोलना चाह रहे हैं. अभी याद रखना, फोर्थ फिगर, फिगर्स में जब हम बात करते हैं ना, फिगर्स मींस, फिगर्स ना हमेशा हमारी मिडिल टर्म की पोजीशन बताएगा कि मिडिल टर्म जो भी होती है हमारी, वो मिडिल टर्म होगी. अब मिडिल टर्म में एक और बात याद रखना है, जो आई गेस तुम लोगों को पता भी होगी, कि जब भी जैसे हमारे पास एरिस्टोटल के सिलोजिज्म में तीन प्रीमाइस, दो प्रीमाइस होते हैं और एक कंक्लूजन. ठीक है. तो जो तुमको एक बात याद रखनी है, ये तो पता ही होगा कि दिस इज द मेजर प्रेमाइस, दिस इज द माइनर प्रेमाइस एंड दिस इज द कंक्लूजन. ठीक है. सो एक बात जो याद रखनी है कि जो मिडिल टर्म होगी वो प्रेमाइस वन में होगी, प्रेमाइस टू में भी होगी, लेकिन वो कंक्लूजन में नहीं आती है. ये बात क्या सबको पता थी? इज दिस क्लियर? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं दैट ऑल एक्टर्स आर सेलेब्स, कि सब एक्टर सेलिब्रिटी होते हैं. ठीक है. दूसरा मैं लिख दूं एस आर के इज एन एक्टर. आई गेस व्हाइट बोर्ड यूज करना पड़ेगा. ठीक है. देन मैं लिख दूं एस आर के इज अ सेलेब. अब मुझे जल्दी बताओ कि इसमें मिडिल टर्म क्या है? टेल मी, मिडिल टर्म क्या है? क्या? नो ऐसे पी नो फिगर फोर्थ, हाँ पता है मुझे, फोर्थ फिगर है. स्टेटमेंट. यस यस, एक्टर एक्टर. अच्छा, एक्टर कोई बोल रहा है, एक्टर एक्टर सेलेब. मिडिल टर्म वो होगी जो कंक्लूजन में नहीं रिफ्लेक्ट करेगी. कंक्लूजन में क्या नहीं दिख रहा है तुमको? एक्टर नहीं दिख रहा है अनीश. ठीक है, ध्यान से देखो. एक्ट, और या फिर ये देख लो कंक्लूजन में क्या नहीं होता, या फिर कॉमन फैक्टर, कॉमन कॉमन जो फैक्टर तुम्हें दिखे एक्टर, दैट इज योर मिडिल टर्म. इतनी बात क्लियर है सबको? आई थिंक पता भी होगी. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे. ठीक है. दूसरी बात, जो दूसरा कॉन्सेप्ट तुमको पता है कि वेन एवर वी राइट ए ई आई ओ, तो तुमको पता है इसमें कि ये डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा? सिर्फ सब्जेक्ट को. ठीक है. ये अगर दो तीन तुमको बातें पता होती ना, हो जाता क्वेश्चन. डिस्ट्रीब्यूट सब्जेक्ट ओनली. ठीक है. ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सब्जेक्ट भी एंड प्रेडिकेट भी. ठीक है. सेकंड जो आई होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है दोनों का. ठीक है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं करेगा. ठीक है. और ये होता है आपका जो कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट प्रेडिकेट हो. ठीक है. अब आ जाओ क्वेश्चन पे, आई मीन ऑप्शंस. ये बात हमको पता लग गई है. ठीक है. उससे पहले अगर मैं इसके सोल्यूशन में भी तुम लोगों को दिखाऊं, तो इन्होंने देखो ये बात दिख रखी है यहाँ पे. अगर तुम आओगे सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में सेम बात लिखी है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जब ई आई ओ दे रखे हैं, फोर्थ फिगर की बात हो रही है, तो तुमको ई आई ओ से ही मेजर माइनर और कंक्लूजन बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो देखो, मेजर प्रेमाइस तुम्हारा ई से बनेगा, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में ई आई ओ गिवन है, ए नहीं गिवन है. ठीक है. तो पहले इनका ही हम एक सिलोजिज्म बना लेते हैं. ठीक है. तो मेजर प्रीमाइस में ई क्या हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल, ये पी और एम जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, तुम लोगों के लिए इजी करने के लिए. ठीक है. तुम यहाँ पे कोई भी और भी कीवर्ड ले सकते हो, जो भी तुम लेना चाहो, एक्स वाई जी. ठीक है. सो मेजर प्रीमाइस में क्या है, आ जाएगा पहले कि नो पी आर मैन, या सॉरी नो पी आर एम. ठीक है. माइनर में क्योंकि आई है तो तुम्हें सम लगाना पड़ेगा. सो सम एम आर एस. ठीक है. उसके बाद क्या आ जाएगा कंक्लूजन में? सम एस आर नॉट पी. ये बात क्लियर है?
अब इसमें तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर एम हमारा मिडिल टर्म था, तभी तो नहीं आया कंक्लूजन में। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? एम मिडिल टर्म था, तभी देखो कंक्लूजन में भी नहीं रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये स्टेटमेंट बना लिए, ई आई ओ पूछा है। ठीक है, नो नो पी आर एम इतना कर लिया है, सम एम आर एस इतना भी कर लिया है, एंड कंक्लूजन में हमने ई आई ओ के हिसाब से लिख दिया दैट सम एस आर नॉट पी। अब आगे जो हमारी फोर्थ फिगर की बात हो रही है, ये देखो कहाँ काम आए। फोर्थ फिगर में अभी तुमको बताया था मैंने, लास्ट क्लास में भी बताया था फोर्थ फिगर में, कि जो मिडिल टर्म की पोजीशन होगी वो प्रेमाइस वन में प्रेडिकेट की पोजीशन पर होगी, और प्रेमाइस टू में वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगी। क्या ये बात इतनी सबको क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन है? फिगर वन कहाँ बनाया है? मैं फोर्थ ही तो बता रही हूँ फिगर। प्रेडिकेट की पोजीशन पे होती है ना मेटल। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो अभी ऐसे? इतनी बात क्लियर है? ऊपर वाला छोड़ दो, अभी अभी यहाँ देखो। ये जो मैं फिलहाल अभी आंसर के साथ वो सिर्फ समझाने के लिए था, ऊपर ऊपर से, कि अगर किसी को ना पता हो तो। ठीक है, जस्ट उतना। ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो उतना उस एग्जाम्पल को भी भूल जाओ, अभी यहाँ ये वाला जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इसको देखो। ठीक है, तो फोर्थ फिगर में तुमको पता है कि जो मेरी मिडिल टर्म है जो कि कॉमन होती है, वो फिगर फोर्थ के हिसाब से प्रीमाइस वन में प्रेडिकेट की पोजीशन पर होगी, और प्रीमाइस टू में सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगी। राइट, अब आ जाओ ऑप्शंस पे, अब देखो सारे होते चले जाएंगे। ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। अब मुझे एक बात बताओ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म क्या होगा इसमें? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चाहे तुम मेजर प्रीमाइस ले लेना, दिस वन। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, पहली बात तो कोई मुझे बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड किस बेसिस पर वो करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटेड कब बोलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कब बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड हम ऑल के साथ लगाते हैं, ये पता है ना सबको। जब भी ऑल वाला कोई स्टेटमेंट होगा हम बोलेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सम और अन वाला क्या हो जाएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या ये बात क्लियर है? तब लिखा था। ठीक है, ओके। यूनिवर्सल पर्टिकुलर के बेस पे, हाँ यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बेस पे करते हैं हम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, सबसे पहला ऑप्शन क्यों गलत है? देखो इनकरेक्ट लिखा है ना, दैट इन द मेजर प्रेमाइस, मेजर प्रेमाइस ये देखो जो ऊपर ये लिखा है, इन द मेजर प्रेमाइस, ये जहां पर हमारा ई है, आपका प्रिपोजिशन नो पी आर एम, इन द मेजर प्रेमाइस नो पी आर एम एग्जैक्टली, द मिडिल टर्म एम, जो तुम्हारे पास ये मिडिल टर्म एम है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिवर्सल है, क्योंकि वो देखो यूनिवर्सल है। ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज द प्रेडिकेट ऑफ एन ई प्रोपोजिशन। तो ये बात गलत हो जाएगी, यस और नो। और माइनर में भी अगर आ जाएंगे हम, दैट सम मेन आर पी, द मिडिल टर्म इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड एज द सब्जेक्ट ऑफ एन आई प्रपोजिशन, फॉर द मिडिल टर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइस। ठीक है, मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ना किसी भी एक प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहना पड़ता है। ठीक है, एंड सिंस इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेजर प्रीमाइस द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्या ये बात सबको क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द आंसर गिवन इन द शीट, जल्दी बताओ। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाते हैं। बस सिंपल ये बात याद रखना, मिडिल टर्म को अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए यूनिवर्सल और हम पर्टिकुलर देखते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज यूनिवर्सल है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, और अगर कोई भी चीज पर्टिकुलर है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, ये याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड कब? जब ऑल वाली हमारे पास यूनिवर्सल वाली कोई भी चीज आ रही है। ठीक है, सेकंड में आ जाते हैं, मिडिल टर्म अपीयर्स एज सब्जेक्ट इन बोथ द प्रीमाइसेस। ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये बोल रहा है मिडिल टर्म दोनों ही प्रीमाइस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर आएगी, ये क्या यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बताओ? नहीं ना, प्रीमाइस वन में ये बोल रहा है कि प्रेडिकेट के प्लेस पर आएगी, और इसमें ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? और ये सेकंड वाला समझ आया? सेकंड क्यों ठीक नहीं है? वो बोल रहा है कि दोनों ही प्रीमाइस में जो मिडिल टर्म होगी वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर आएगी, बट अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमारी मिडिल टर्म होती है वो प्रीमाइस वन में प्रेडिकेट पर आएगी और प्रीमाइस टू में सब्जेक्ट पर आएगी।
ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके। देन क्या बोल रहा है कि प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या बोल रहा है? प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो अगर मैं इसके हिसाब से भी जाऊं, अभी ये वाला और ये सब भूल जाओ, अगर इसके हिसाब से भी जाऊं मैं, दैट प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमारा कंक्लूजन क्या था? ओ था, राइट? ये देखो ई आई ओ है ना, तो हमारा कंक्लूजन ओ था। इसने बोल दिया कि प्रेडिकेट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और ये क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेडिकेट ओनली। तो ये हमारी ठीक हो जाएगी बात। इसमें दो लॉजिक लगा लो, चाहे तो ये लगा लो चाहे ये लगा लो, जो इजी पड़े। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर कि सी क्यू ठीक है? सी में ये बोला गया कि प्रिडिकेट जो है, प्रिडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और ओ हमारा कंक्लूजन है, क्वेश्चन में गिवन है, और ये यही बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट प्रिडिकेट ओनली। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई ठीक। देन चलते हैं डी पर। दैट मिडिल टर्म अपीयर्स एज अ प्रिडिकेट इन द मेजर प्रमाइस। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। देखो अब यहाँ पर आ जाओ, ये जो फोर्थ फिगर बताता है हमें, क्या बोल रहा है कि मिडिल टर्म हमारी प्रिडिकेट की पोजीशन पर होती है मेजर प्रेमाइस में। यही तो बोल रहा है ये, कि मेजर प्रेमाइस में, ये प्रेमाइस वन था, ये प्रेमाइस टू था, प्रिडिकेट पोजीशन पर होती है। तो दिस इज ऑल्सो राइट। क्लियर है ये बात? जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। देन लास्ट देख लेते हैं, ई ई क्यू गलत होगा क्योंकि हमारा सही ऑप्शन तो क्या है? सी एंड डी है। सो ये क्या बोल रहा है? कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूट्स नन ऑफ इट्स टर्म। अब ये भी वही बात है, कंक्लूजन मुझे पता है मेरा ओ है, ओ है कंक्लूजन, और कंक्लूजन प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड ऑप्शन ई इज सेइंग, या मैं बोलूं स्टेटमेंट ई इज सेइंग कि ये ना आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रेडिकेट को, ना ही सब्जेक्ट को। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेडिकेट को तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या ये बात या ये क्वेश्चन सबको समझ आया? सी वाला बता देती हूँ, ठीक है। देखो सी में क्या बोल रहा है प्रिया, सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रिडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और मुझे मेरे क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि आपने एक सिलोजिज्म बनाया ई आई ओ से, जिसमें ई है आपका प्रेमाइस वन, आई है आपका प्रेमाइस टू, ओ है आपका कंक्लूजन। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्रिडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं ओ को यहाँ पे आ जाऊंगी, यहाँ से रिलेट करूंगी। तो अब मुझे देख के बताओ, क्या प्रिडिकेट, ये लिखा है ना कंक्लूजन में, कंक्लूजन कह लो या फिर इसको तुम अभी समझ लो, ये कंक्लूजन को अभी तुम समझ लो, ओ की बात कर रहा है। तो प्रिडिकेट ऑफ द ओ समझ लो इसको, प्रिडिकेट ऑफ द ओ इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या ये सेम बात नहीं लिखी यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूट प्रिडिकेट ऑन। बताओ प्रिया। हाँ, कॉन्ट्रडिक्टिंग है शिक्षा। क्या प्रिया ये क्लियर है? कंक्लूजन को एक तरह से तुम ओ मान के चलोगे ना, जब जैसे रिलेट करोगे एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अब क्लियर होगा। वी हैव स्पेंड सो मच ऑफ टाइम ऑन दिस। ठीक है, क्लियर है तो अब आगे चलते हैं। बताओ इस क्वेश्चन पे ध्यान। ये भी क्वेश्चन एक बार देख लो, वैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं एक लाइक स्टेटमेंट बोलूँ या एक्सप्रेशन पर आना था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, देन फटाफट से आंसर देखते हैं इसका। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रेवल्स थ्री फिफ्थ ऑफ अ डिस्टेंस, मान लो ये ए है, ये आपका बी है, दो पॉइंट्स है मेरे पास। तो ये बोल रहा है अ मैन ट्रेवल्स थ्री फिफ्थ ऑफ अ डिस्टेंस, और ये पूरा एक्स मान। ठीक है, थ्री फिफ्थ ऑफ अ डिस्टेंस ए बी एट अ स्पीड ऑफ थ्री ए, तो थ्री ए स्पीड से कोई इंसान है, कोई मैन है, वो ट्रेवल कर रहा है, और थ्री फिफ्थ जो है उसने डिस्टेंस आपका, अगर मान लो मैं फाइव पार्ट्स में ये कर दूं, वन थ्री फोर फाइव, ठीक है, अगर मैंने थ्री पार्ट कर लूं, तो इसने थ्री फिफ्थ यहाँ तक का इसने जो है थ्री ए स्पीड से कवर कर लिया। ठीक है, और बाकी इसने किस स्पीड से किया? जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस था ये इतना, इसने टू बी स्पीड से किया। ठीक है, सो इफ ही गोज फ्रॉम बी टू ए, अब जब उसे वापस आना है, ठीक है, अब जब उसे वापस आना है, इफ ही गोज फ्रॉम बी टू ए एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ फाइव सी, गया वो थ्री ए से थ्री फिफ्थ, जब उसे डिस्टेंस पूरा करना था तो वो थ्री ए की स्पीड से गया, आगे उसकी स्पीड कितनी हो गई? टू बी, अब वापस की स्पीड से आ रहा है वो फाइव सी। ठीक है, तो आगे क्या बोला कि इफ ही गोज फ्रॉम बी टू ए एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ फाइव सी इन द सेम टाइम, देन, तो देन हमको इनमें से एक एक्सप्रेशन पर आना है, डिराइव करना है। प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई वुड से कि अगर मैथ्स आप लोगों का अच्छा है, मैथ्स प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप वी विल एनालाइज द इन्फॉर्मेशन गिवन एंड डिराइव द नेसेसरी इक्वेशन टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ए बी सी। ठीक है,
सो टोटल डिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच का हमने एक्स मान लिया, ठीक है। देन हमने दूसरा स्टेप किया कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। सो द मैन ट्रेवल 3/5 ऑफ अ डिस्टेंस ए बी एट अ स्पीड ऑफ 3 ए। या मैंने अभी बताया कि ए बी उसने कवर किया 3 ए की स्पीड से, 3/5 जो हमारा डिस्टेंस था, मतलब ए बी का 3/5 डिस्टेंस उसने 3 ए से कवर किया। सो रिमेनिंग कितना बचेगा, देखो बहुत इजी है, पूरा डिस्टेंस एक्स था, ठीक है, माइनस कर दो 3/5। लेकिन ये 3/5 किसका है, एक्स डिस्टेंस का ही तो है ना, ठीक है। एक्स डिस्टेंस का है तो एक्स में से जब आप 3/5 ऑफ एक्स करोगे तो 2/5 ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 3/5 जो ऑफ एक्स है ये अगर मैं हटा दूं तो ये इतना डिस्टेंस बचा, ये मेरा बैठेगा 2/5 ऑफ एक्स, ठीक है। जो कि इसने बता ही रखा है क्वेश्चन में कि 2b की स्पीड से कवर किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इट इज सेम, सो आगे इट इज सेम दैट कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर ईच सेगमेंट। तो इस वाले सेगमेंट के लिए और इस वाले सेगमेंट के लिए अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम का आप सबको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। फ्रॉम द चाइल्डहुड यू हैव स्टडीड दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरे पास अगर मैं पहले सेगमेंट का निकालूं, पहले सेगमेंट मतलब इतने चंक का अगर मैं निकालूं, तो डिस्टेंस मेरे पास क्या है, 3/5 ऑफ एक्स, ये तो मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। और किस स्पीड से था ये, नीचे स्पीड लिख दो इसकी, ये 3 है गिवन, ठीक है। इतना ठीक है। अगर आप इसको फर्दर अगर डिवाइड डिवाइड करके इसका काटा पीटी करोगे, यू विल गेट x/5 ए। चेक करके देख लेना, 5 3 15 हो जाएगा, एंड 3 1 3, एंड ये आपका 5 से हो जाएगा। ये जब यहाँ पर 15 आ जाएगा ना, ऐसे करो, बात सिंपल मैथ से आता होगा। तो x/5 है तुम्हारे पास, ये आ गया क्या, टाइम, एक सेगमेंट, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरे सेगमेंट का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई सेम उसी तरीके से। टाइम टेकन टू कवर 2/5 ऑफ एक्स एट अ स्पीड ऑफ 2v। तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस कितना है मेरे पास 2/5 ऑफ एक्स अपॉन स्पीड कितनी है इसकी 2v, ठीक है। इसको भी जब सेम उसी तरीके से करोगे, ऐसे करते हैं, सेम उसी तरीके से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन 5v। क्या ये इतनी बात क्लियर है, ये कैसे आया हमारे पास, सिंपल है, 5 टू द 10 कर देते अगर, तो क्या आता 2/10 अपॉन के 2 1 2, एंड दिस इज, ये यहाँ पे भी लगाना मत भूलना, ये आ जाएगा आपके पास 5। तो एक्स अपॉन 5, क्या ये क्लियर है, ये कैसे आया, इतना बताओ पहले, एवरीवन, इज दिस क्लियर। सिंपल मैथ्स था, ठीक है। अभी तक फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम मनीष, इतनी मैथ्स बेसिक आपको पता है, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि आगे इजी है बहुत, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, सो जस्ट, ठीक है। सो हमारे पास अभी क्या हुआ है कि हमारे पास दोनों सेगमेंट का, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का मैंने टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब मेरे को जो राउंड ट्रिप में आया था ना कि बंदा वापस भी तो आया था 5c की स्पीड से, अब इसका भी तो टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसका टाइम निकाल, ठीक है, इधर देखो। सो अब इसका टाइम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट द रिटर्न ट्रिप टाइम। तो द मैन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एंड बैक एट अ स्पीड ऑफ 5c ओवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 2x, ठीक है। सो टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x, क्यों डिस्टेंस 2x क्यों हुआ, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, x, फिर यहाँ से यहाँ भी तो वापस आएगा, तो 2x हो जाएगा। तो 2x अपॉन 5c मुझे स्पीड दे ही रखी है, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। बताया ना अभी जिसने मुझसे, जिसने भी पूछा अभी 2x क्यों है शिक्षा। अच्छा 2x देखो, मैंने तुमको भी बताया ना, टोटल जब हमने डिस्टेंस a टू b का x माना है, और वो जो इंसान है वो पहले a टू b गया है, फिर b टू a भी तो वापस आया है, तो क्या ये 2x नहीं हो जाएगा, x प्लस x 2x नहीं हो जाएगा, शिक्षा, क्लियर है ये। जब ये x ये यहाँ पे गया तो ये वापस भी तो आया है, रुक थोड़ी गया है, ये भी तो x है, वापस आने वाला डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट इज 2x, शिक्षा इज, फर्स्ट हाफ नहीं कैलकुलेट किया हमने, ये देखो तुम कंफ्यूज मत हो, पहले ये अगर ए टू बी डिस्टेंस था मेरे पास, क्वेश्चन ने बस इतना बोला कि एक इंसान ने 3/5 इस डिस्टेंस का क्लियर किया था, मतलब जब वो जा रहा है, मान लो ये बाजार है, वो सब्जी लेने जा रहा है, तो जो उसका 3/5 डिस्टेंस था ना, ये 3/5, ये उसने किसी पर्टिकुलर स्पीड से करा है, ठीक है, जिस भी आई थिंक 3c दे रखा था, ठीक है। फिर बाकी का मैंने निकाला है माइनस करके कि एक्स में से अगर मैं 3/5 ऑफ एक्स घटा दूंगी तो कितना, ठीक है।
वो वाला फर्स्ट हाफ था। अभी इंसान जब बाजार गया है, सब्जी लाया है, तो वापस भी तो आएगा, चल के ही तो आएगा ना। बताओ मुझे, ये डिस्टेंस तो करना ही पड़ेगा ना वापस उसको। ठीक है, टोटल ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस और फिर ये वापस आने वाला डिस्टेंस। मान लो वो टू पार्ट्स में गया, पहले गाड़ी से गया फिर बाइक से गया, वापस भी तो आएगा बाजार से। ठीक है। ओके। सो हमने वही किया कि 2x क्या है, 2x वही मैंने बताया, जाना और आना। और 5c हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 5c की स्पीड से वो आया है। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन को हम बनाएंगे लाइक। ठीक है। सो अभी मैंने तुमको बताया ये जो मैं तुम पहले इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको बता रही थी। हाँ। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एंड बैक इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ कि टाइम वन प्लस टाइम टू इज इक्वल्स टू टाइम थ्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये टाइम वन क्या है, अगर मेरे पास ये ए टू बी पूरा डिस्टेंस है, अगर ये मेरे पास ए टू बी पूरा डिस्टेंस है, तो पहले थ्री फिफ्थ तक का टाइम जो वो गया है, थ्री फिफ्थ मान लो कार से गया, फिर इतना मान लो थ्री फिफ्थ। ठीक है, इतना टाइम थ्री फिफ्थ कार से गया, फिर वो बाइक से गया, ठीक है, जितना भी रिमेनिंग था, फिर वो वापस आया। क्या ये तीन टाइम नहीं हो गए? जल्दी बताओ मुझे। हो गए ना? टोटल टाइम तो अगर मैं निकालूं, टोटल टाइम अगर मैं निकालूं, टोटल टाइम अगर पूरे डिस्टेंस का निकालूं, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू T3 हो जाएगा। ये टोटल टाइम है ये। ठीक है। तो इन्होंने वही किया, इन्होंने क्या किया, 5/x/5a प्लस एक्स अपॉन 5b, ये जो ऊपर हमने निकाले थे सबका, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, 2x/5। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई फर्दर करने के लिए, ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल हो सकता है, ठीक है, जिसका मैथ्स नहीं है लाइक वेल वर्स नहीं होगा, थोड़ा तुम लोगों को लग सकता है कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है। सो यस वी वर सेइंग। हाँ। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर हम सारे एक्सप्रेशन को, 5/x/5 है अभी हमने ऊपर निकाला था, फिर x/5 भी निकाला, और फिर ये हमारा जो टोटल टाइम आने जाने का था वो 2x+5। ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वी कैन कैंसल एक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। एक्स अगर आप हटा दोगे, एक्स हटाया, एक्स हटाया, एक्स हटाया, ठीक है, तीनों साइड से हमने एक्स हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 1/5a प्लस 1/5b इज इक्वल्स टू 2/5, क्योंकि एक्स हमने दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। ठीक है। सो अब हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1/5a इंटू 5 कर दूं प्लस 1/5b इंटू 5 कर दूं मैं, ठीक है, इक्वल्स टू 2/5c इंटू 5 कर दूं। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि मैं यहाँ पे 5 ना लिख करके ना बाहर पूरे एक्सप्रेशन के 5 कर देती, बात वही होती। ठीक है। सो ऐसे कट कर दो फटाफट। ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया, 1/a प्लस 1 इक्वल्स टू 2/c। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। और उसके साथ आपका ऑप्शन बी 1/5 है, 1/5 भी इक्वल्स टू 2/5c हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इजी क्वेश्चन हैं ये, एक दो थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन टिपिकल थे। दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन, आई थिंक दिस वी हैव इट राइट, आई थिंक ऑन क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यही था ना क्वेश्चन, और भी डिस्कस इट। बताओ जल्दी, ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था नहीं हुआ था? ठीक है, चलो कर ले। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना, ट्वेल्व डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, ट्वेल्व डिस्कस नहीं हुआ, मुझे लग रहा है हो गया था। ठीक है, देखो, आई थिंक हो गया था, आई थिंक हो गया था। क्वेश्चन 12 हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बताया था कि सब डेटा हम इक्वली जो है ट्रीट करते हैं, देयर इज नो बायस। ठीक है। हाँ। ओके। अच्छा, ये लीजिए। ठीक है, लिया। ओके। ठीक है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो।
स्टार्ट्स का क्वेश्चन कह सकते हो, दिस इज अ स्टार्ट्स क्वेश्चन। ठीक है, पेपर वन में तो स्टार्ट्स आ गया। तो दिस in this question the right answer is one। अब फटाफट से let's discuss that A4 रैंडम सैम्पलिंग तुम लोगों को पता है क्या होता है, जिसमें सब जो आपके पास एंटिटीज होती है ना, सब सैंपल्स होते हैं, उनका ये जो चांस है वो इक्वल होता है ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, तो इक्वल चांस फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। सो ए फोर्थ हो जाएगा। देन बी is one stratified sampling, dividing population into subgroups that are individually more homogeneous than the population and sampling from each of them। कोई बात है, if you have four groups, जैसे कि अगर आप बना लो population में men, women और चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल, ठीक है, तो आप ये सब आपस में ज्यादा होमोजीनियस होंगे रादर देन एक दूसरे से। ठीक है, सो मैन ज्यादा होमोजीनियस होगा, लाइक आपस में, वुमेन आपस में, चिल्ड्रन आपस में और ओल्ड एज आपस में। आप इन सबसे एक एक जो है लाइक चूज करोगे पार्टिसिपेंट। ठीक है, उसके बाद जाएगा क्लस्टर सैम्पलिंग, दैट इज आपका थर्ड। दिस इज थर्ड। Sampling is used when population divided into smaller groups which share common characteristic। ठीक है, सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जिनकी होती हैं वो ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से सैम्पलिंग फिर की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद हो जाएगा कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, दिस वन सेलेक्टिंग एवरी एन पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर 40 स्टूडेंट किसी क्लास में है तो मैं बोलूँ आपको कि आपको हर फिफ्थ स्टूडेंट को चूज करना है, तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो जाएगी। हर nth टर्म को, वो आपकी मर्जी, आप nth टर्म चाहे सेकंड स्टूडेंट हो, हर सेकंड को कर लो, हर थर्ड स्टूडेंट को चूज कर लो, वो आपकी मर्जी हो। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी एंड डूएबल। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में था वैसे भी ये क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, तो देख लेते हैं, एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट द स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरीन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट। ठीक है, सो द राइट आंसर है अवेलेबल क्लोरीन। देख लेते हैं एक बार क्यों है अवेलेबल क्लोरीन। दिस टर्म स्पेसिफिकली refers to the oxidizing power of a chlorine compound relative to that of the elemental chlorine। किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडाइजिंग पावर कितनी अच्छी है रिलेटिव टू द एलिमेंटल chlorine, क्योंकि Cl की फॉर्म में भी तो हो सकता था ना, लेकिन जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, ऑक्सीडाइजिंग कब होगा, जब उसके पास ओ मॉलिक्यूल होगा तभी तो हो पाएगा ना। आगे पढ़ लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ क्लोरीन दैट इज इफेक्टिव फॉर डिसइंफेक्शन। ये नहीं है कि अगर आपने 1 kg मान लो क्लोरीन एक पूरा टब में डाल दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा क्लोरीन आपका अवेलेबल हो जाएगा। नहीं, कुछ उसमें ऑक्सीडाइजिंग होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ एलिमेंट की फॉर्म में ही रह जाएगा। तो जितना अमाउंट क्लोरीन इफेक्टिव है डिसइंफेक्शन के लिए, जितना काम कर पा रहा है इसमें से, चाहे वो 500 ग्राम्स हो, 400 ग्राम्स हो, जितना भी, उसको हम बोलेंगे अवेलेबल क्लोरीन। When chlorine compounds like bleaching powder, hypochlorites dissolved in water, जब भी हम क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दे रिलीज हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, ये सबको पता ही होगा, गिलबर्ट अच्छे से पढ़ लेना। एंड हाइपोक्लोराइट आयंस OCl, जो आपके आयंस होते हैं, ये क्लोरीन बना लेगा एज एंड व्हेन यू विल डिसॉल्व इट इन वाटर। ठीक है, सो विच आर द एक्टिव डिसइंफेक्टिंग एजेंट। ठीक है, ये दोनों ही एक्टिव डिसइंफेक्टिंग एजेंट है। तो जितने ज्यादा ये मॉलिक्यूल बन पाएंगे उतनी ज्यादा जो है अवेलेबल क्लोरीन मैं बोलूंगी की होगी। सो द अवेलेबल क्लोरीन quantifies the total amount of chlorine that is actually available for disinfection। so ये जितना ज्यादा अवेलेबल पर डिसइंफेक्शन के लिए फ्रॉम द होल क्लोरीन, जितना भी आपने डाला है उसको आप अवेलेबल क्लोरीन बोलोगे, कि जो इफेक्टिवली डिसइंफेक्ट कर पाएगा। ठीक है, टोटल क्लोरीन अब देख लेते हैं क्या होता है कि दिस रेफर्स टू द सम ऑफ फ्री अवेलेबल क्लोरीन एंड कंबाइंड क्लोरीन। सो कंबाइंड क्लोरीन जो होता है जिसे क्लोरामीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका फ्री अवेलेबल क्लोरीन है वो पूरा सब मिला के, चाहे वो इफेक्टिव है नहीं है, उसको हम टोटल क्लोरीन बोलेंगे। while the total chlorine is a measurement, it does not directly represent the strength। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कर पाएगा और इसमें से कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन टोटल क्लोरीन में आप दोनों को ही काउंट करोगे, चाहे वो इफेक्टिव है चाहे वो इफेक्टिव नहीं। ठीक है, some forms of combined chlorine might have very limited disinfecting power। ठीक, किसी किसी combined chlorine की बहुत limited disinfecting power होती है। ये this line is not that much important, जितना आपका जानना important है कि टोटल क्लोरीन में चाहे इफेक्टिव हो चाहे इफेक्टिव ना हो, चाहे वो कंपाउंड बनाए ना बनाए, सब के सब गिने जाएंगे मॉलिक्यूल टोटल क्लोरीन। ठीक है, फिर रिएक्टिव क्लोरीन क्या होता है, वाइल क्लोरीन इज रिएक्टिव, रिएक्टिव क्लोरीन इज नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म। सो मैंने बताया था कि रिएक्टिव क्लोरीन कोई एक टर्म ही नहीं है जब मैं डिसइंफेक्शन की बात करूँ यूज करने के लिए। ठीक है, देन प्योर क्लोरीन क्या हो जाएगा, दिस रेफर्स टू द एलिमेंटल क्लोरीन। ठीक है, जो आपका एलिमेंटल क्लोरीन है। ठीक है, सो जो आपका एलिमेंटल क्लोरीन होता है, दिस इज योर प्योर क्लोरीन, लिखा भी है देखो यहाँ पर।
While elemental chlorine is strong disinfectant, the strength of various chlorine compound used in water treatment, example sodium hypochlorite, calcium hypochlorite, is not measured simply by the pure chlorine content but by the amount of active. वही बात है, एक्टिव क्लोरीन से हमें मतलब है, प्योर क्लोरीन से हमें नहीं मतलब है. दिस वाज अ इजी क्वेश्चन. कॉमन सेंसिकल भी था काफी कि अवेलेबल क्लोरीन ही क्यों होगा, वो जानना बहुत जरूरी है. गिलबर्ट जिसने अच्छे से पढ़ी होती वो क्वेश्चन कर दे. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू द दिस डिटेल एक्सप्लेनेशन. ओके, क्लियर है ये सबको? ठीक है. सो अभी ये वही दे रखा है आपको, इजी क्वेश्चन है. ये अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फाउंडेशन. ये कौन सी ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आपके पहले थे, ये कौन पहले आया कौन बाद में आया, सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है. सो फटाफट कर लेते हैं. द राइट आंसर इज सेकंड. तो इनका मतलब हुआ कि सबसे पहले हमारा क्या आया, तक्षशिला. ठीक है. तक्षशिला अभी कहाँ है, कौन बताएगा जल्दी? कहाँ है अभी? प्रेजेंट डे तक्षशिला कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली पाकिस्तान. ठीक है. हाँ, रावलपिंडी और पाकिस्तान ज्यादा प्रिसाइसली पूछता है. ठीक है. तो सबसे पहले तक्षशिला जो है फाउंड हुई थी. देन उसके बाद आपका पुष्पागिरी. ठीक है. देन आपका नालंदा on the third, then Vikramshila, and lastly among them is your Navadip, Navadvip, or I would say. So ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्रैम ही करना पड़ेगा, आपको रॉट लर्न करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. ठीक है. हो सकता है अगली बार नेक्स्ट टाइम एक दो और इंस्टीट्यूट इसमें आगे पीछे करके लगा सकते हैं. तो इट्स बेटर कि अगर एक बार सबको देख लो कि कब कौन पहले आया कौन बाद में आया. ईयर तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कब कौन पहले आया ये पूछा जा सकता है. सो कर लेना. ठीक है. आगे वही है, ये देखो यहाँ पर यू हैव इन द होल सोल्यूशन. ये देखो आपको ईयर्स दे रखे हैं. सो इफ यू वांट जस्ट राइट डाउन द ईयर्स आल्सो इन योर शॉर्ट. ठीक है. जैसे जिसको ठीक. सो बहुत इजी क्वेश्चन है. बहुत पहले हमने किया था ये. क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स कॉर्पोरेट बाय डूइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट टू रीच अ मेन गोल is known as. So the आंसर इज जिक्सो क्लासरूम. की जहाँ पर सब स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल समवन इज गुजराती, समवन इज असमी, समवन इज कश्मीरी, समवन इज तमिलियंस. ठीक है. तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कल्चरल बैकग्राउंड से आते हो, अपनी अपनी आइडेंटिटी लाते हो, कॉर्पोरेट करते हो एक दूसरे के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए एक कॉमन गोल के लिए. सो इस तरह के क्लासरूम को वी वुड से जिक्सॉ. क्योंकि आप क्या हो रहे हो जिक्सॉ की तरह ना, अगर ये ऐसे कोई पीस है दूसरा स्टूडेंट लाइक ऐसे फिट हो जाएगा. ठीक है. सो आप लोगों की आइडेंटिटी, आप लोगों के आइडियाज क्या है ना, एकदम जिक्सॉ की तरह एक दूसरे से फिट हो जाए जब एक क्लासरूम में. एक कॉमन, क्योंकि आपका गोल है, आपको अचीव कॉमन ही गोल अचीव करना है कि आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है. ठीक है. तो उसको हम बोलेंगे जिक्सॉ क्लासरूम. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? हाँ, गुड सर. ठीक है. देन अगेन इफ यू वांट टू रीड तो आप ये कर सकते हो. जस्ट रीड इट आउट द सोल्यूशन पार्ट. ठीक है. अब दिस इज ऑल्सो a question that we have also done in class previously. So choose the correct statement. हमको क्या बताना है कि कौन सी प्रोफेशनल डिग्री है, कौन सी आपकी जो है एकेडमिक डिग्री हो. या यही पूछा है ना? एकेडमिक तो नहीं, जस्ट पूछा है उन्होंने कि क्या हो. ठीक है. सो राइट ऑप्शन है सी ओनली. देख लेते हैं क्यों. पीएचडी इन केमिस्ट्री इज अ प्रोफेशनल. नहीं, प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है. और एक बार देख लेते हैं इसका सोल्यूशन जस्ट, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो. ठीक है. सो क्या लिखा है कि पीएचडी इज जनरली कंसिडर्ड अ रिसर्च डिग्री फोकस्ड ऑन एडवांस एकेडमिक रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज while it can lead to professional careers as a research scientist in industry, a professor. The degree itself is fundamentally an academic research qualification, not a professional degree in the same vein as degrees that qualifies for one or for a specific licensed profession. ठीक है.
सो जिस डिग्री को करके आपको कोई स्पेसिफिक लाइसेंस प्रोफेशन लाइक मिल जाए, ठीक है, जैसे कि बीटेक हो गया, लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया, इंजीनियरिंग, ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ, वो आपका हो जाता है प्रोफेशनल डिग्री। अदरवाइज जितने भी आपका रिसर्च एकेडमिक्स जितनी भी होती है उसमें आपको कोई स्किल सेट का आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा है, आप फंडामेंटल नॉलेज जो है गेन करते हो, वो सब आपकी एकेडमिक डिग्री हो जाती है। सो अब ये क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू। सो पीएचडी आपको पता है एकेडमिक डिग्री है, रिसर्च डिग्री है, तो ये तो आपका नहीं। देन मतलब गलत स्टेटमेंट है ये आपका। पीएचडी इन एजुकेशन इज अ प्रोफेशनल डिग्री, नहीं, इट इज अ वेरी फंडामेंटल डिग्री, ठीक है। एलएलएम इज अ प्रोफेशनल डिग्री, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको एक स्किल्ड लाइसेंस्ड स्किल सेट मिल रहा, ठीक है। देन एम फार्मा इज अ नॉन प्रोफेशनल डिग्री, दिस इज रॉन्ग। एम फार्मा क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड है, इट इज अ प्रोफेशनल डिग्री, नॉट अ नॉन प्रोफेशनल। खैर ये भी गलत हो जाएगा। एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस इज अ प्रोफेशनल डिग्री, दिस इज रॉन्ग। अगर एमएससी ना होके एमटेक होता तो फिर भी वी वुड हैव सेड दैट दिस इज अ प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। सो ये भी गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ओनली वन, जो कि आपका सी है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, एलएलबी एलएलएम, क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, सो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। सो दिस इन दिस क्वेश्चन तुम्हें व्याप्ति का एक स्टेटमेंट है, मुझे फटाफट से बताओ क्या बोला जाता है व्याप्ति के लिए? व्याप्ति के लिए क्या स्टेटमेंट बोला जाता है? हम्म, that it is universal in nature and anyone, नहीं बताओ। देखो व्याप्ति मीन्स क्या होता है कि आपका यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा, जिससे कि बार बार, मैं बहुत बार बोलती भी हूँ दैट ये एक तरह का रूल ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी से दैट वेर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां जहां आप धुआं होगा वहां पर आग, ठीक है। सो वी कैन से दैट व्याप्ति मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन, इट इज अ रूल यू कैन से, ठीक है, जिसमें कि हम लॉजिक से कनेक्ट करते हैं कॉज एंड इफेक्ट को, ठीक है, किसी कंक्लूजन पर आने। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये कनेक्शन व्याप्ति में वेदांता जो आपकी एक फिलोसफी होती है, वेदांता इज अ फिलोसफी, उसमें कैसे लाइक स्टैब्लिश आप करो। द राइट आंसर इज टू। अब वो टू क्यों है वो देख लो। इसका मतलब क्या होगा कि इज द रिजल्ट ऑफ एन इंडक्शन बाय सिंपल न्यूमरेशन। सो दिस विल सिंपली मीन्स बाय कि आप कोई भी चीज कैसे याद रखते हो, या कोई भी आप कैसे एक कंक्लूजन में आ जाते हो, वो ऐसे आ जाते हो कि जब आप किसी पैटर्न को ना रेगुलरली होते हुए देखते हो। सो यू कैन से दैट व्याप्ति इज लर्न बाय ऑब्जर्विंग मैनी एग्जाम्पल, ठीक है, किसी एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन के जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख लोगे ना और एक पर्टिकुलर पैटर्न नोटिस करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक पहाड़ी से जब धुआं उठते देखा आपने, आपने बोल दिया कि फायर है, ठीक है। फिर दोबारा आपने जब भी धुआं जो किचन से देखा, तो आप फिर अगेन क्या लगाओगे कि धुआं, अच्छा पहाड़ी पर फायर थी तो वहां पर, सॉरी पहाड़ी पर धुआं था वहां भी आग थी, तो किचन से धुआं आ रहा है तो वहां भी आग ही हुई, ठीक है। और फॉरेस्ट से, किसी जंगल से अगर आप धुआं देखने लगो तो आपने क्या करो, आपका माइंड सबकॉन्शियसली सोचने लगेगा कि हाँ ठीक है, दैट आई एम सीइंग सो मेनी लाइक रेगुलर पैटर्न्स फॉर अ सिंगल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, धुएं से आग को रिलेट कर, ठीक है। सो स्मोक जब भी आपको जंगल में दिखेगा आपका माइंड क्या जाएगा कि हाँ आग ही लगी होगी। सो ये जो आपका मीनिंग है इज द रिजल्ट ऑफ एन इंडक्शन बाय सिंपल न्यूमरेशन, ये बार बार कोई चीज होते हुए देखना, तो आप ये इंड्यूस कर लेते हो कि वहां पर वही चीज हो रही होगी। अगर दो जगह आग लगी हुई देख ली और वो धुएं से कनेक्ट कर लिया, और तीसरी जगह भी आप यही सोचोगे, ठीक है। तो वेदांता फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो व्याप्ति का मीनिंग होता है, व्याप्ति आप पढ़ते आए हो कि इट इज अ यूनिवर्सल अनकंडीशनल नेचर, लेकिन व्याप्ति में ये सेंटेंस भी बोला जाता है कि इज द रिजल्ट ऑफ एन इंडक्शन बाय सिंपल इन्यूमरेशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। अभी देखो अगर मैं ये तदात्म्य में जाऊं, हाँ यहाँ पर तो लिखा ही असेंशियल आइडेंटिटी है, तो इसका कोई लेना देना आपका लॉजिकल इन्फरेंस नहीं है, इसका लेना देना है वननेस से, ठीक है। इसका कोई लेना देना इन्फरेंस से नहीं है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है?
ऑल ऑफ यू। याद रखना व्याप्ति में, व्याप्ति तो वैसे होता है आपका कॉज एंड, नॉट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन अनकंडीशनल और यूनिवर्सल नेचर बताता है। लेकिन अगर मैं वेदांता फिलोसफी में इसको पढ़ूंगी तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट ना होकर के ना, वेदांता में बोला जाता है दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंडक्शन बाय सिंपल न्यूमरेशन। इसलिए आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वेदांता के अकॉर्डिंग व्याप्ति इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटिंग टू द कॉजिलिटी। कॉजिलिटी मीन्स क्या हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो वेदांता में व्याप्ति का कॉज एंड इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बार बार कोई एग्जाम्पल होते हुए देखोगे तब आप एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचोगे, सिंपली। ठीक है, और ये जो आपका मीनिंग है दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्टेड एक्सपीरियंस ऑफ अ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, तो कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ नहीं होता। ठीक है, ऑपोजिट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं आपको, मतलब ये बेसिकली लेना देना नहीं था इसका। तो आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी व्याप्ति मीन्स दिस, ये लिख लो अभी कहीं आगे पूछा जा सकता। क्लियर है ये? या ओके, सो दिस also we have done that the loss of information इन मेमोरी थ्रू इट्स नॉन यूज इट्स कॉल्ड डीके। जब आप बहुत टाइम तक कोई पर्टिकुलर चीज को यूज नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपने कोई स्किल सेट सीख लिया, क्यू जी आई एस सीख लो, आर्क जी आई एस सीख लो, और बहुत दिन तक उसका यूज ही नहीं करोगे, लाइक एक दो महीने हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन डीके होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे डीके होने लगेगा, लाइक डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, टूटने लगेगा, आपकी याद से जाने लगेगा। तो ये सिंपल ही था, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखना अगर वो नॉन यूज में हो, द आंसर विल बी डीके। डेंड्राइट्स तो आपको बताइए, इट इज अ साइंटिफिक टर्म जो कि आप न्यूरॉन्स वगैरह में देखते हो, यूज करते हो। डिस्क्रिमिनेशन तो इसका आंसर नहीं होगा। और डिसोसिएटिव एमनीजिया, ये देखो नीचे लिखा है, दिस इज अ टाइप ऑफ एमनीजिया कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू रिकॉल। तो यहाँ पर रिकॉल करने की कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉल तो आप कर लोगे, लेकिन आपने क्योंकि बहुत दिन तक कोई इन्फॉर्मेशन यूज नहीं किया तो उसका डीके हो गया। इज दिस क्लियर? कोई बात नहीं, बस वही बात है कि इन्फॉर्मेशन डीके हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप नॉन यूज कर रहे हो उसका। सिंपल है। ठीक है, ओके, तो नॉन यूज नहीं करना है, यूज करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईसीटी आर ट्रू? तो देख लेते हैं। ऑप्शन वन इज करेक्ट, मीन्स ए बी सी आर राइट। ये भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फुल्ली, ठीक है, पिछले पीवाईक्यूज में। अगर आप देख रहे हो रेगुलरली लेक्चर्स तो आपको बताओ। ठीक है, सो द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि यूआरएल के फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है, जस्ट रिमेंबर इट। स्पेसिफाइज द प्रोटोकॉल डोमेन एंड पाथ एंड रिसोर्स, ये मैंने आपको पूरा जब उसका स्ट्रक्चर बताया था कि डॉट कॉम क्या है, डोमेन क्या है, वो सब बताया था उसमें। तो ये बात ठीक है कि यूआरएल में तीनों चीजें होती है, प्रोटोकॉल भी, डोमेन भी, पाथ भी, रिसोर्स। ठीक है, देन उसके बाद लिखा है अ वेब ब्राउजर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस कंटेंट ऑन डब्ल्यू, दिस इज आल्सो राइट। एंड ऑल्सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग कि डब्ल्यू 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 के बीच में, सॉरी, वेब ब्राउजर के बीच में, एक मिनट, एक और चीज है ना, वेब ब्राउजर वर्सेस हम करते हैं ना उसमें, वेब, हाँ, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर वर्सेस सर्च इंजन, इसके बीच में डिफरेंस 2-3 साल से पिछले पूछा जा रहा है। लाइक इनकी कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे, इनके बारे में स्टेटमेंट्स दे देंगे, और आपको पूछ लेंगे। तो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन ये इंपॉर्टेंट है। आप पूछ रहे ना मैम व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वेब ब्राउजर की कैरेक्टरिस्टिक, वेब ब्राउजर कैसे डिफरेंट है सर्च इंजन से, ये दोनों चीजें पूछी जाती। सो मेक श्योर यू डू दिस। ठीक है, सो अ वेब ब्राउजर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बात ठीक है बिल्कुल, जहाँ पे आप यूआरएल जो है सर्च करते हो, एक्सेस करते हो कंटेंट। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। देन गिवन है, बी तो हो गया। देन सी, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस यूजुअली ऑन द सेम टॉपिक और थीम, दिस इज आल्सो राइट। अगर आप यूजीसी की वेबसाइट खोलोगे तो यूजीसी से रिलेटेड मिलेगा ना, यूट्यूब थोड़ी ना खुल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज आल्सो राइट। तो बाकी हाँ, जो बाकी आपका डी है, वेब सर्वर इज अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर विद सॉफ्टवेयर दैट मेक्स फाइल्स अवेलेबल ऑन द ओसीआर। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लो जिनको कंफ्यूजन है। सो yeah, yeah. So a web server is a computer with software that makes file available on the VCR। ये आपका जो है ऑप्शन था
and the explanation is a web server is indeed a computer that stores website content जिसमें web pages, images, videos होती हैं and delivers it to the web browser on the internet. ठीक है, it uses software like Apache, Ignis, IIS to handle HTTP request and सर्व कंटेंट. बेसिकली क्या बोल रहा है, कंप्यूटर होता है लोकेटेड जिसमें बहुत सारे आपकी वेबसाइट वेब पेजेस जो है स्टोर होते हैं, जो कि फर्दर जो है कंटेंट प्रोवाइड करता है हमें थ्रू HTTP. However, the statement says makes file available on the OCR. ये क्या बोल रहा है कि ये आधी बात तो ठीक है कि हाँ इट इज अ कंप्यूटर जिसमें सॉफ्टवेयर स्टोर रहते हैं, फाइल्स रहती हैं उसमें, लेकिन वो अवेलेबल OCR से करता है नहीं करता वो देखते हैं. मेक्स फाइल अवेलेबल ऑन द OCR. OCR स्टैंड फॉर द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को कोई लेना ही देना नहीं है वेब सर्वर से. ठीक है, विच इज अ टेक्नोलॉजी फॉर रिकॉग्नाइजिंग टेक्स्ट विद इन डिजिटल इमेजेस. ये सबको पता होगा. इट हैज नथिंग टू डू विद द मेकिंग फाइल्स अवेलेबल ऑन द वेब. इजी क्वेश्चन था. ठीक है, वेब सर्वर्स मेक फाइल्स अवेलेबल ऑन द www और द इंटरनेट, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, तो OCR का कोई लेना देना नहीं है. OCR का फुल फॉर्म भी याद रखना, पूछ ले. इज दिस क्लियर? आई वुड रिकमेंड कि अभी तो हम लाइक इन अ फास्ट मैनर वी आर डूइंग दिस सोल्यूशन. हालांकि अगर इफ एनीबडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये जो पेपर है पूरा अच्छे से सोल्यूशन एक बार रीड आउट करो. उससे दो फायदे होंगे. एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा ही होगा, और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट जो आप बोल रहे हो कि डीके हो रहे हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू द सेम थिंग टुमारो. ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21. अब फटाफट ही हो जाएंगे, अब इतना बचा नहीं है. ठीक है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि लगभग हम कर ही चुके हैं सारे. थोड़ा बहुत मैथ्स में टाइम लगेगा, बट उसके बाद तो कर ही नहीं. ओके, सो इज इट क्लियर एवरीथिंग जो आज हमने किया? नहीं, मैं मैथ्स नहीं करवा रही हूँ. मैं सिर्फ जो PYQs में मैथ्स के एक दो क्वेश्चन है जस्ट टेकिंग दैट. अब उसके लिए कोई और थोड़ी ना है, मैं करवा रही हूँ एग्जाम्पल तो करा ही रही हूँ. ठीक है, ओके.